अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में तनाव की शिद्दत बज़ाहिर जंग में तब्दील हो गई। भारतीय मां पर अफगान तालिबान ने फितना और ख़वारिज के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ बिला इश्तियाल जारहियत का आगाज किया, जिसका जवाब भी वैसा ही मिला जैसा भारत को ऑपरेशन बुनियादो मरसूस में मिला था। गुज़िश्ता शब अफगान तालिबान की जानिब से पाक अफगान बॉर्डर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई, ताहम पाकिस्तानी जवाब के नतीजे में अफगान तालिबान और उनके हिमायत याफ्ता खारजियों को नाकाबिल तलाफी नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान के साथ शुरू होने वाला यह तनाज़ा इसलिए भी अफसोसनाक है क्योंकि इस्लामाबाद ने गुज़िश्ता 4 दहाइयों में अफगान अवाम और रियासत की मदद के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी। लाखों मुहाजिरीन को पनाह देना हो या खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशें, लेकिन अफसोस के साथ काबुल की अबूरी हुकूमत ने पाकिस्तान का एहसानमंद होने के बजाय हमेशा जवाब इल्जामात और दुश्मनी से दिया। तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तान के खिलाफ सरहदी खिलाफ वर्जियों और दहशत गर्दी के वाकयात पर खामोशी इख्तियार किए रखी, जिससे इस्लामाबाद के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और जिसका अमली मुजाहरा गुज़िश्ता शब अफगानिस्तान ने देख भी लिया, जब अफवाज पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में 200 से जायद अफगान तालिबान और उनसे वाबस्ता फितना और ख़वारिज और फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्द मारे गए। ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक अफगान तालिबान और भारत की सरपरस्ती में फितना और ख़वारिज ने 11 और 12 अक्टूबर के दरमियानी शब हमला किया। उस दिलाना इक़दाम में फायरिंग और चंद मुकामात पर दरअंदाजी की गई। हमला सरहदी इलाकों में अदम इस्तेहकाम पैदा करके दहशत गर्दी के अहदाफ की तकमील के लिए किया गया। ISPR के मुताबिक पाक अफवाज ने न सिर्फ हमले को पसपा किया बल्कि तालिबान फोर्सेज और उनसे वाबस्ता ख्वारिज को संगीन जानी नुकसान पहुंचाया। हक के दिफा के तहत पाक फौज ने सरहदी पट्टी पर मौसर और फैसला कुन रद्द अमल दिया और अफगान इलाके में मौजूद तालिबान के कैंप्स और पोस्टों पर फायरिंग की गई। बयान के मुताबिक तालिबान के कैंप्स और पोस्टों पर फिदाई कार्रवाइयां दहशत गर्दी की तरबियती आबादगाहों और हमायती नेटवर्क के खिलाफ की गई। इनमें फितना और ख्वारिज और फितना और हिंदुस्तान और दाइश से वाबस्ता अनासर शामिल हैं। ISPR के मुताबिक बिला इश्तियाल और मुस्तकिल कार्रवाइयों में सरहदी पट्टी पर मुतअद्दिद तालिबान मुकामात तबाह किए गए। अफगान तालिबान की 21 पोजीशंस पर वक्ती तौर पर कब्जा किया गया। खुफिया मालूमात और नुकसान के तखमीने के मुताबिक पाकिस्तानी अफवाज की कार्रवाइयों में 200 से जायद तालिबान और वाबस्ता दहशतगर्द हलाक हुए। बड़ी तादाद में तालिबान और वाबस्ता दहशतगर्द जख्मी भी हुए। पाक फौज का कहना है कि अफगान तालिबान और उनके हवारी दहशतगर्दों की फायरिंग के वाकयात में 23 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। अफवाज अपनी अवाम की जान और माल और मुल्की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार हैं। हमारा अज़्म पाकिस्तानी सरजमीन के दिफा और अपनी सलामती को खतरा पहुंचाने वालों के खात्मे के लिए गैर मुतज़लज़ल है। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान की अवाम तामीरी सिफारतकारी और मुकालमा को तरजीह देते हैं। अफगान सरजमीन के दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये संगीन इश्तियाल अंगेजी तालिबान के वजीर खारजा के दौरा भारत के दौरान की गई। भारत को हम खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सहूलतकार करार देते हैं। तफसीलात के मुताबिक अफगान फोर्सेज ने पाक अफगान बॉर्डर पर अंगूर अड्डा, पाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और बारामचा के मुकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसका मकसद ख्वारिज की तश्कीलों को बॉर्डर पार करवाना था। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज ने फौरी और शदीद रद्द अमल देते हुए कई ख्वारिज कमांड सेंटर्स को तबाह कर दिया, जिनमें दुरान मेला, तुर्कमन ज़ेई, शहीदान, जंदोसर और हचर कला शामिल हैं। इसके अलावा तालिबान के मनोजबा बटालियन हेडक्वार्टर 1 और 2 दुरानी कैंप और लियोबंद चौकियां भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई। वाज़ेह रहे कि मनोजबा कैंप बटालियन हेडक्वार्टर तालिबान का राब्ता कारी का मरकज था। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने स्पिन बोल्दर के सेक्टर में अफगान तालिबान का इस्मतुल्लाह करार कैंप भी तबाह कर दिया। यह कैंप अफगान तालिबान के सबसे बड़े कैंप्स में से एक था। जराये का बताना है कि इस्मतुल्लाह करार कैंप से पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द कार्रवाइयां अमल में लाई जाती थी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तानी फौज ने अफगान तालिबान की तोपसर पोस्ट पर भी कब्जा किया। पाक फौज की जानिब से अफगान पोस्टों पर पाकिस्तान का झंडा भी लहराया गया। इस दौरान पाक फौज के एक जवान का पैगाम भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि अफगान तालिबान का गरूर खाक में मिला दिया है और फितना और हिंदुस्तान के सारे दहशतगर्द भाग गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अफगानियों का गुरूर तबाह कर दिया है। इंडिया के सारे पालतू बाग निकले हैं सर। पाकिस्तानी फ्लैग लहरा दिए इनके पोस्टरों पर। आगे क्या करना है सर? वेटिंग फॉर योर ऑर्डर्स। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि बारामचा सेक्टर में पाक फौज ने अफगान फोर्सेस को मुंह तोड़ जवाब दिया। इसके अलावा खरलाची सेक्टर में अफगानी पोस्टों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज को खारजियों और अफगान फोर्सेस के खिलाफ एक और बड़ी कामयाबी उस वक्त मिली जब फितना और ख़वारिज का मरकज हरचर फोर्ट भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। चाकी में भी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगान दहशतगर्दों पर वार किए, जिसमें मुतअद्दिद दहशतगर्द हलाक हो गए, जबकि कई चेक पोस्टें तबाह भी हुई। पाक फौज की जानिब से भारी नुकसान के बायस मुतअद्दिद अफगान पोस्टें खाली हो गई, जिसके बाद
अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से भारी जवाबी कार्रवाई रोकने की दुहाइयां दी। दूसरी जानिब पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुकाम ने वाजे किया है कि यह कार्रवाइयां अफगान अवाम नहीं बल्कि सिर्फ दहशतगर्द गिरोहों और उनके ठिकानों के खिलाफ है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि इस कशीदगी को दोनों मुल्कों के अवाम की जंग ना समझा जाए, क्योंकि दुश्मन दरअसल वो अनासिर हैं जो भारतीय हिमायत से पाकिस्तान में बदअमनी फैलाना चाहते हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हालिया अफगान जारहियत और पाकिस्तानी रद्द अमल को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम के दरमियान जंग ना समझा जाए। जारहियत अफगान अबूरी हुकूमत तालिबान और खवारिज की जानिब से मुसल्लत की गई है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि अफगान जारहियत मुबैना तौर पर भारतीय माली मुआवनत से की जा रही है। दहशतगर्द अनासिर पाकिस्तान के खिलाफ जंग को हवा दे रहे हैं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का अफगान अवाम या अवामी मकामात को निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं। कार्रवाई अफगानिस्तान के भारतीय शरपसंद अनासिर के खिलाफ है। इस सूरत हाल में कबायली अवाम ने भी अफगानिस्तान के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान किया है। पुश्तों में जारी एक ऑडियो पैगाम में कबायली नुमाइंदों ने कहा कि वो पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी सरजमीन का दिफा करेंगे। मक्या दी फौज सर विलोड़ू और उस हम दी खपल पाकिस्तान फौज सर विलोड़ू और दी बन तो मक्या मुंग सबक खो इंशाल्लाह ब्या बोता उस सबक खयू और दी फौज सर मिलकर दगो अफगानियों च कम दे नस्ल बे इंशाल्लाह तबको द अफगानिस्तान ला अड़खा चे बॉर्डर बांधे कम हमले रवानी दी पदे लड़के मंग दे क्लक मजम्मत को और मंगा द खपल फौज सरा फौज पाकिस्तान सरा उगपुगा वलाड़ियो और इंशाल्लाह कल हम जरूरत राजी सर माल जान हर चीज हाजिर दे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया झड़पों के बाद बलूचिस्तान के सरहदी शहर चमन में वाक़ बाबे दोस्ती को आमदोरफ्त के लिए ताहुक्म सानी बंद कर दिया गया है। BBC के मुताबिक महकमा दाखिला बलूचिस्तान के एक सीनियर एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि झड़पों के बाद चमन सरहद को हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। सरहदी कशीदगी की वजह से दोनों ममालिक के दरमियान दो अहम सरहदी क्रॉसिंग पॉइंट्स तुरखम और चमन बंद हो गए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुश्तरका सरहद की लंबाई 2600 किलोमीटर से ज्यादा है। इस तनाव पर पाकिस्तान की आला क़यादत का सख्त रद्द अमल सामने आया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अफगान क़यादत से मुतालबा किया कि वो पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द अनासर के खिलाफ मौसर इक़दाम करे। सदर आसिफ जरदारी ने कहा है कि फितनउल खवारिज और फितनउल हिंदुस्तान खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दहशतगर्दी से जंग मुश्तरका जिम्मेदारी है, किसी एक मुल्क पर उसका बोझ नहीं डाला जा सकता। तवक्को है अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को फितनउल खवारिज और फितनउल हिंदुस्तान के इस्तेमाल से रोकेगी। उन्होंने कहा कि फितनउल खवारिज और फितनउल हिंदुस्तान गठजोड़ से पाकिस्तानी शहरी और सिक्योरिटी एहलकार निशाना बन रहे हैं। पाकिस्तान फितनउल खवारिज और फितनउल हिंदुस्तान गठजोड़ को वाज़ेह कर चुका है। उनका मजीद कहना था कि कश्मीर पर गैर कानूनी भारतीय दावा आलमी कवानीन और UN करारदादों के मुनाफी है। अफगान क़यादत ने मकबूजा कश्मीर के अवाम की जिद्दोजहद आज़ादी से मुंह मोड़कर तारीख और उम्मत दोनों के साथ नाइंसाफ़ी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में इश्तिआल अंगेज़ी की शदीद मजम्मत करते हुए पाक फौज को भरपूर जवाबी कार्रवाई पर खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि पाक अफवाज की पेशा वराना महारत पर फ़ख्र है। फील्ड मार्शल की बेबाक क़यादत में पाक फौज ने अफगानिस्तान को भरपूर जवाब दिया। पाक फौज ने अफगानिस्तान की मुतअद्दिद पोस्टों को तबाह करके उनको पसपाई पर मजबूर किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा, हर इश्तिआल अंगेज़ी का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्द तंजीमों को अफगानिस्तान में मौजूद अनासिर की हिमायत हासिल है। पाकिस्तान ने कई बार अफगानिस्तान को वहाँ मौजूद फितनउल खवारिज और फितनउल हिंदुस्तान की मालूमात दी। अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने वालों की मालूमात दी गई। तवक्को है अफगान हुकूमत यकीनी बनाएगी कि उसकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। दूसरी जानिब बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इस कशीदगी पर रद्द अमल आया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों से तहम्मुल और बातचीत का मुजाहरा करने की अपील की है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने जोर दिया कि दोनों ममालिक कशीदगी से गुरेज करें और खित्ते के इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकराती रास्ता इख्तियार करें। इसी तरह कतर ने भी अपने बयान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश जाहिर की है और कहा है कि सिफारतकारी के जरिए मसाइल का हल ही खित्ते में अमन व खुशहाली का जामिन है। ईरान ने भी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया और सालिसी की पेशकश की है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि ईरान दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए किरदार अदा करने को तैयार है, क्योंकि इलाकाई अमन व खुदमुख्तारी का एहतराम सबके मुफाद में है। आलमी अमन के लिए सालसी की कोशिशें और अपीलें अपनी जगह, लेकिन अफगान तालिबान की दोगली पॉलिसी और मुसलसल दहशतगर्दी को परवान चढ़ाने के किरदार पर पाकिस्तानी जीरो टॉलरेंस के मौक़िफ़ ने वाज़ेह कर दिया है कि अब पाकिस्तान किसी भी किस्म की नरमी दिखाने के मूड में नहीं। ये पूरा मंजरनामा पाक अफगान ताल्लुकात में एक नाजुक
और खतरनाक मोड़ की निशानदेही कर रहा है, जहां बरसों की गैर यकीनी फिजा एक बार फिर खुले तसादुम में बदल गई है। खित्ते में बढ़ती दहशतगर्दी, भारतीय मुदाखलत, तालिबान हुकूमत की दोगली पॉलिसी और अफगान सरजमीन से पाकिस्तान मुखालिफ का रवैया, इन सब ने मिलकर खित्ते को एक बार फिर अदम इस्तेहकाम के दहाने पर ला खड़ा किया है। इस सारी सूरत हाल से मुतालिक मजीद बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है दिफाई अमूर के माहिर एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक ने, हमारे मौजूद है अफगान अमूर के माहिर इफ्तिखार फिरदौस, जबकि कामरान यूसुफ भी जो कि आलमी अमूर के माहिर हमारे मौजूद है। बहुत शुक्रिया अरशद मलिक साहब आपका, कामरान यूसुफ साहब आपका और इफ्तिखार फिरदौस साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताइएगा अरशद मलिक साहब के जो अटैक हुआ कल अफगान तालिबान और फितना अल ख्वारिज की जानिब से पाकिस्तान की सरहदी पोस्टों के ऊपर, पाक फौज की पोस्टों के ऊपर, उसके बाद ये सूरत हाल जो बनी, पाकिस्तान ने भी भरपूर जवाब दिया। एक ऐसे वक्त में अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान की तरफ यलगार करना, जारहियत करना कि जब उनके वजीर खारजा जो है वो भारत का दौरा करते हैं, नेक्सस तो बड़ा क्लियर है कि पहले जो है वो दहशतगर्दों को भेजा जाता था, अब खुद वो खुलकर सामने आ गए हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से जवाब पाकिस्तान ने दिया है, सारी सूरत हाल का कैसे अहाता करेंगे? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि काबुल अपनी इलिजिटमेट हैसियत को मनवाने के लिए जब हिंदुस्तान जाता है तो दुनिया की जो सो कॉल्ड सबसे बड़ी इंसानी हकूक की दाई और सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाने वाली एक कौम है, वो अपनी स्ट्रेटेजिक रियलिटी को शो करते हुए अखलाकी दिवालियेपन का मुजाहरा करती है और उस गैर कानूनी हुकूमत को कानूनी देने के लिए उनको प्रॉम्प्ट करती है कि अगर हम तो मार खा चुके, हमने तो हाइब्रिड वार से उस पाकिस्तान से मार खा ली, तो अब तुम आओ और तुम हमारे बिहाफ पे एक प्रॉक्सी वॉर करो जिसका हमें पहले से शुबा था। अब आप ये देख लें कि 2004 से लेके 2021-22 तक आपने हर लिहाज से अफगानियों के साथ मोहब्बत का रिश्ता ढूंढा। कभी आपने कबायली हसासियत को लेके आए, कभी मजहबी सालिसी को लेके आए, कभी लिसानियत के कार्ड को आपने खेलने की कोशिश की, लेकिन हम उन जानों के नजराने दे दे के थक चुके थे, हम बच्चों की कुर्बानियां दे के थक चुके थे। अब मेरे ख्याल में ये वक्त आ गया था कि इनको एक सबक सिखाया जाता कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटी में आपसे अल्हम्दुलिल्लाह एक नूरी साल आगे हैं। तो अगर आप इस तरह प्रॉक्सी वॉर का अलाकार बनेंगे तो आपको यही सबक सिखाना पड़ेगा। शायद पाकिस्तान के पास वाहिद ऑप्शन अब यही रह गया था कि भरपूर जवाब दिया जाए और बताया जाए उस जुबान में कि जो जुबान वो समझते हैं। देखिए, इस जबान तो ये पहले भी नहीं समझे। हमने जब 2004 में नेक मोहम्मद साहब के साथ सालसी की, फिर हमारी कोई भी हुकूमत देख लें, मुशर्रफ साहब से लेके इमरान खान साहब की हुकूमत तक और अभी भी हुकूमत, हमने इनको जब भी सालसी की पेशकश की तो ये नहीं समझे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि तारीख एक बहुत बड़ा उस्ताद है। तारीख ने हमेशा हमें ये सबक सिखाया कि आप गजा की वॉर देख लें, आप कोई भी वॉर देख लें, कि आप जो भी फायर पार लेके जाएंगे उससे आप अपनी एक सालमियत और उसका मैसेज तो देते हैं, लेकिन मुफाहमत ही आखिर में एक एहसास होती है, लेकिन वो आप ताकत के जोर पे इनको लेके आते हैं। और मेरे ख्याल में अब ये वक्त आ गया है कि इनको सबक सीख लेना चाहिए और इन्हें हमें मुफाहमत की दोबारा एक विंडो अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। और इस वक्त आपकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऐसी है कि सऊदी अरब और कतर जैसे मुल्क आप पे एतमाद करते हैं, आपके साथ खड़ा होने की कोशिश में हैं, तो उनको इस्तेमाल करते हुए आप इनको दोबारा टेबल पे लेके आए और इनको ये बताएं कि आपकी सालमियत इसी में है कि आप हमारे साथ अमन के साथ रहें। कामरान यूसुफ साहब, काफ़ी वक्त से पाकिस्तान जो है वो सिफारती सतह पर अफगानिस्तान को जो तालिबान की वहाँ पे हुकूमत है उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने दें पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन शायद ये ज़ुबान वहाँ पे समझी नहीं जा रही थी और अब जो ज़ुबान वो समझते हैं उसी ज़ुबान में जब उन्हें एक भरपूर जवाब दिया गया है, आप समझते हैं कि ये काफ़ी होगा उन्हें जो है आइंदा के लिए इस तरह के हमलों से, इस तरह की हरकत से बाज रखने के लिए? देखें, अफगान तालिबान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, मेरा नहीं ख्याल कि इस मौके के ऊपर हमें ये कंक्लूड करना चाहिए कि उनको ये समझ आ जाएगी, क्योंकि माजी में भी उन्होंने क्या किया, 9/11 अटैक्स के बाद अलकायदा और उसामा बिन लादेन के चक्कर में पूरे अफगानिस्तान में बमबारी करवाई और उनको अफगानिस्तान के अवाम का कोई मेरे ख्याल में इंटरेस्ट नहीं था उसके हवाले से। तो मेरे ख्याल में जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, एक जिद और अना है, इट रिमेन्स टू बी सीन के क्या इस वाक़े के बाद भी वो ऐसा करेंगे, क्योंकि ऑप्शन बड़ा सिंपल है। आई थिंक हम जब बात करते हैं अफगान तालिबान की, जब वो दोबारा इक़्तिदार में आए और उसके बाद पाकिस्तान का सिर्फ एक ही इशू था और पाकिस्तान बड़ा कॉन्फिडेंट भी था, हमारे यहाँ सेलिब्रेशंस भी मनाई गई कि हमें जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, टीटीपी है, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है,
अफ़गान तालिबान समझते हैं, हमने उन्हें सपोर्ट भी किया था, तो वो उसको हल करेंगे और शुरू में पाकिस्तान ने बड़े अच्छे तरीके से उनसे बातचीत की कि आप इन्हें हमारे हवाले कर दें या इनके खिलाफ एक्शन लें। आहिस्ता-आहिस्ता फिर जब पाकिस्तान को रियलाइज़ हुआ भई ये तो बिल्कुल भी इस तरह काम करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक फिर पाकिस्तान ने आखिर में कहा कि चलें अगर आपकी मजबूरियाँ हैं, आप उन्हें अपना मेहमान समझते हैं, आपके मेबी कज़न हैं, ये काम तो आप कर सकते हैं कि आपके यहाँ वो मौजूद हैं, पाकिस्तान के लिए वो खतरा ना बने। वो बात भी मानने के लिए तैयार नहीं है, तो मुझे लगता है कि अफ़गान तालिबान ने सिर्फ़ टीटीपी की वजह से अपनी पूरी जो हुकूमत है, उसको दाँव पर लगा लिया है और मेरा ख़्याल में पाकिस्तान के पास इसके अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं था और अब पाकिस्तान ने जो आई थिंक बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि अगर मुस्तकबिल में भी इस तरह के अटैक्स होंगे, पहले तो हम थोड़ा फ्रीक्वेंसी कम है, अब इमीडिएटली मेरे ख़्याल में न्यू रूल्स ऑफ द एंगेजमेंट है, हम टारगेट करेंगे अक्रॉस द बॉर्डर और फिर अब ये अफ़गान तालिबान के ऊपर है कि क्या वो उसे बर्दाश्त कर सकते हैं, इट इज़ अप टू देम। बॉल उनकी कोर्ट में है, अभी भी अगर वो पाकिस्तान से बातचीत करना चाहें और आएँ कि ये आपका इश्यू हम इस पे कोई हल निकालते हैं, तो देन देयर इज़ अ वे फॉरवर्ड बट मुझे लगता है सही। कि अफ़गान तालिबान शायद अभी ऐसा नहीं करेंगे। इफ्तिखार फिरदौस साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है अफ़गान तालिबान को और कलदम टीटीपी को भी वहाँ पर एक बयान आया था अमीर मुत्तकी का कि जी हमने तो हमारी हिस्ट्री है कि ना हमसे अमेरिका लड़ सका, ना सोवियत यूनियन हमसे लड़ सका, हमने उन्हें शिकस्त दी। पाकिस्तान के बारे में लगता है कि ये ज़ोम उनका गलत था कि जब भी उन्होंने कामयाबियां हासिल की, पाकिस्तान की मदद से ही ये कामयाबियां उन्हें हासिल हुई हैं माजी में। तो पाकिस्तान के बारे में इस तरह की गलतफहमी रखना शायद ये बहुत बड़ा बयान नहीं था उनकी तरफ से। देखिए उस बयान की ऑप्टिक्स भी हैं और न्यू दिल्ली में बैठकर ऐसा बयान जो है वो देना, जी हाँ। वो अपनी नए रिलेशनशिप्स जो है वो फर्मेंट करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग और ऑल्सो सैड एंड साइमल्टेनियसली कि जिस मुल्क ने जो है अफ़गानों को 40 साल तक जो है वो अपने पास जी रखा, हाँ। आज वही मुल्क जो है वो इंडिया के साथ मिलकर ऐसे स्टेटमेंट्स न्यू दिल्ली में बैठ के दे रहा है। मेरे ख्याल में जो जयशंकर साहब के साथ जो उनकी जॉइंट स्टेटमेंट थी, उसके अंदर दो पहलू ऐसे हैं जो कंसर्निंग हैं और ये जो हुआ बॉर्डर के ऊपर, ये एक एक्सपेक्टेड रियलिटी थी कि अगर आप प्रैग्मेटिक सोच रखें और देखें कि किस तरह चीज़ें जो है वो जा रही हैं और अफ़गानिस्तान किस तरह एज ए न्यू प्रॉक्सी वॉर जोन जो है वो फ्यूचर में इस्तेमाल होगा, सो इट्स वेरी एविडेंट कि ये काम होगा। उसके अंदर दो चीज़ें मैं समझता हूँ समर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये कि उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के हवाले से जो है वो बात जो है वो करेंगे। ये यानी सिक्योरिटी दोनों की म्यूचुअल है, जो क्लियर इंडिकेशन है क्योंकि अफ़गान तालिबान ने इन द लास्ट 2 वीक्स जो उनकी ऑफिशियल जो न्यूज़ लेटर था उसमें जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको पश्तो का लफ्ज़ जो है वो बना दिया फ़र्जी करखा, विच मीन्स एन इमेजिनरी लाइन। जी हाँ। तो जो इंडिया की स्टेटमेंट थी वो उसके साथ जो है वो कोइंसाइड जो है वो करती है। दूसरा उसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये था कि उन्होंने वो बात की कि अब हम अफ़गानिस्तान को पानी के कंजर्वेशन में जो है वो हेल्प आउट कर रहे हैं, जो एक इम्प्लिसिट रेफरेंस है काबुल रिवर के ऊपर जो काबुल डैम के बनाने ऊपर का जो एक डैम जो है प्लान वो है। बना रहे हैं, जो ऑब्वियसली उज़्बेकिस्तान को भी जो है उसके ऊपर जो है वो Concerns उनके भी। एतराज़ात जो है वो थे। तो दिस इज़ अ रिलेशनशिप इन द मेकिंग। अगर आप ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ और इंडिया के साथ इक्वल ताल्लुकात रखना चाहते हैं, तो ऐसी स्टेटमेंट क्यों? लेकिन आपकी जो बात है इन पर्टिकुलर, उन्होंने आज जो है अपना जो ट्रिप था उसको शॉर्ट किया। उन्होंने ताजमहल का विजिट करना था तो उन्होंने वो कैंसिल करके जी हाँ। एक प्रेस टॉक जो है वो की और उस प्रेस टॉक के अंदर उन्होंने एक बहुत क्लियर इंडिकेशन दी कि हमारे पास कोई तालिबान वगैरह नहीं है। जो हमारे पास आए हैं वो मिलिट्री ऑपरेशन से कबाइली आए हैं जिनको हम प्रोटेक्ट जो है वो करेंगे। लेकिन जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने ये लिखा कि जो इंडिया के खिलाफ बात करेगा उनके खिलाफ हम ऑलरेडी एक्शन लेंगे और हमारी सरजमीन जो है वो कभी इस्तेमाल नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में देव चोजन साइड्स और अब उसके एंड दिस इज द न्यू नॉर्मल जिसके साथ हमें भी रहना पड़ेगा। और जो कामरान ने बात की कि अगर पाकिस्तान वाकई में अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, जो ऑब्वियसली नहीं करेगा, सही, ये एक न्यू नॉर्मल है जिसके अंदर अशरफ अली साहब, भारत को जिस तरह की मार पाकिस्तान के हाथों पड़ी है, उन्हें जिस तरह की अजीमत का सामना पड़ा है एक पाकिस्तान के साथ दो बदू लड़ाई में, तो क्या अब आइंदा भी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भारत फिर से शायद खुद सामने ना आए खुलकर, जिस तरह की उसे मार पड़ी है रिसेंट पास्ट में, वो अफगानिस्तान वाले फ्रंट से जो है वो पाकिस्तान के ऊपर फिर जो है एक प्रॉक्सी वॉर के जरिए अपना हमला तेज करने की कोशिश करेगा थ्रू अफगानिस्तान, वाया अफगानिस्तान, या उनको आगे इस्तेमाल करते हुए? देखिए, हमें कुछ चीज़ों पे बड़ा क्लियर होनी चाहिए कि हमें भी इस खुशफहमी से निकल आना चाहिए कि अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान।
जी हाँ। हमें सिर्फ उस तालिबान से हमदर्दी और दोस्ती होनी चाहिए जो कि हमारे इंटरेस्ट के मुताबिक काम करे, और जो टीटीपी और खास तौर पे जो दहशतगर्द हैं उनको क्लियरली डिफाइन करके उनको वहां से निकाले और हमारे हवाले करे। देखिए, सबर जो है ना, एक खूबी जरूर होता है। हमने हमेशा तब्दीली हिकमत से करने की कोशिश की, लेकिन जब इतना सब्र कर दिया जाए कि वो एक मुजरमाना खामोशी बन जाए या उसको गफलत ले लिया जाए, तो मेरे एक उस्ताद हैं एयर कमांडर परवेज खान साहब, उनका कहना है कि दुनिया में जब अहमद मसूद को ची गवेरा कहते थे, लेकिन उसको मानता कोई नहीं था, अफगानिस्तान को मानता कोई नहीं था, और हम पाकिस्तानी थे जो उसके साथ चलते थे। लेकिन एक बर्दाश्त की हद होती है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है, और हम बड़े अरसे से इस चीज को देख रहे थे कि जब हाइब्रिड वॉर में हिंदुस्तान को शिकस्त फाश हुई अल्लाह के फजल से, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया कि सॉवरेनिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो हमें उस वक्त से ये अंदेशा था कि या तो फ्लैगशिप ऑपरेशन होंगे, या हमें एक मगरिब की तरफ से ये उनको जरूर प्रॉम्प्ट करेगा। और ये कितने मैं कहूंगा नादान हैं कि जिनको, जैसे अब ये साहब फरमा रहे थे कि 40 साल हमने उनको रखा, तो ये ऐसे बागी निकले, ऐसे मोहसिन कश निकले कि हम आज भी उनके लोगों को संभाले हुए हैं, उनके हुक्मरानों के आज भी मर्सनरीज उनका काम है पैसे तो लेना, एक साइड से दूसरी के खिलाफ लड़ना। वो भारत से पैसा लेके पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, उनका काम है ये। हमें उसे तवक्को रखनी नहीं चाहिए थी कोई। बिल्कुल, लेकिन भारत कभी भी बाज नहीं आएगा क्योंकि वो खुद सामने नहीं आ सकता, इसलिए वो प्रॉक्सी वॉर करेगा, इनको प्रॉम्प्ट करेगा। लेकिन मैं आपकी इजाजत से एक बात कहना चाहूंगा कि इस वक्त भी हमें हर सूरत इनको अपने टेबल पे लाना चाहिए, इनसे मुफाहमत नहीं छोड़नी चाहिए। दंदाने शिकन जवाब जो भी आएगा मिलेगा, लेकिन मुफाहमत का दरवाजा कभी बंद नहीं होना चाहिए। एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है सारी एपिसोड के अंदर कामरान यूसुफ साहब, वो ये है कि जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की, तो उसका पाकिस्तान को फ़ायदा ही हुआ। पाकिस्तान के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये निकली कि पाकिस्तान ने दुनिया पे साबित किया, वो भारत का गुरूर भी तोड़ा, और अपना जो प्रोफेशनलिज्म है हमारा वो भी हमने दिखाया पूरी दुनिया को। अब भी जब ये जारहियत हुई अफगानिस्तान की जानिब से, तो पाकिस्तान के पास एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आई कि हमने क्रॉस द बॉर्डर जो कलदम टीटीपी के फितना और ख्वारिज के जो ठिकाने थे, उन्हें भी बड़ी कामयाबी के साथ हमने निशाना बनाया है कल के दिन में, और जो गुज़श्ता रात थी उसके अंदर। तो ये एक अच्छा मौका भी उन्होंने खुद हमें फराहम कर दिया। पहले हम फिर चले कहीं ना कहीं लिहाज कर लिया करते थे कि हम एक क्रॉस द बॉर्डर ना जाएं, कभी कभार हम गए भी जब बहुत नागुज़ीर हो गए, लेकिन अब एक अच्छा मौका उन्होंने हमें दे दिया और हमने फ़ायदा भी उठाया उसका। बिल्कुल, आई थिंक इसमें कोई शक नहीं है, ये बहुत बड़ा एक ब्लंडर कमिट किया है अफगान तालिबान ने। दे मे बी गुड एट सेंडिंग टेररिस्ट, आपको पता है तश्कीलें वगैरह भेजते हैं जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये उन्होंने बहुत बड़ी उनसे मिस्टेक हुई है, और मेरी भी कुछ जराये से बात हो रही थी, तो उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरीके से जवाब दिया है उसका फुल एडवांटेज पाकिस्तान ने लिया है। और स्टिल पाकिस्तान ने आई थिंक जो टारगेट भी किया है वहां पर, जो उनकी वो फैसिलिटीज थी जो इस्तेमाल होती हैं पाकिस्तान के खिलाफ, ऐसा नहीं है कि सिविलियंस को टारगेट किया है। ऐसा ही है। और मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी उनसे ये मिस्टेक हुई है अफगान तालिबान से, और उनको जोम इसी बात का। आई थिंक एक जो चीज बहुत बड़ी मिसपरसेप्शन है कि जी अफगान तालिबान या अफगानियों ने दो बड़ी सुपर पावर्स को शिकस्त दी है। मेरा ख्याल है इसमें जब पहली भी अफगान जिहाद थी, पूरी दुनिया एक तरफ थी, थ्रू पाकिस्तान, CIA, ISI, अरब्स का पैसा था, पूरी दुनिया एक तरफ थी। फिर उन्होंने शिकस्त दी सोवियत यूनियन को। अमेरिका की भी अगर बात करें, बिल्कुल अमेरिका वहां से निकला जरूर है, लेकिन वो अपनी उनकी मजबूरियां थी। आज भी अगर अमेरिका ना निकलना चाहता तो कभी भी अफगान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में ना आते। तो इसलिए, और उनका ये ख्याल कि चलें गुरिल्ला वॉरफेयर में, क्योंकि बाकी जो थे फॉरेन ऑक्यूपायर थे, वो वहां पर आए और उन्होंने एक दिन तो जाना ही होता है। लेकिन पाकिस्तान तो अपनी टेरिटरी की हिफाजत कर रहा है। अगर उनको ये लगता है कि वो पाकिस्तानी फौज को या पाकिस्तान को शिकस्त दे देंगे, तो ये उनका बहुत बड़ा, मेरे ख्याल में, उनकी गलतफहमी है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, हिस्ट्री से हमें भी सबक सीखना चाहिए, और अफगान जो तालिबान है उन्होंने भी सबक नहीं सीखा। खुद ये जो अमीर खान मुत्तकी साहब गए हैं इंडिया, बिल्कुल जाएं, उनका सॉवरेन राइट है अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, लेकिन उसका टारगेट अगर पाकिस्तान है तो एक्सेप्टेबल नहीं। खुद उनके जो अफगान सहाफी हैं वो उनको ये बता रहे थे कि हिस्ट्री ये बताती है कि ये गलत चॉइस है कि आप पाकिस्तान को नाराज करने के लिए या पाकिस्तान को तंग करने के लिए भारत की तरफ जाएंगे तो आपके लिए ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन जाएगी। तो अफगान तालिबान को ये समझने की जरूरत है। और अगेन मुझे समझ नहीं आती, आई एम श्योर सेनर वॉइसेस वहां पर होंगी, कि अगर पाकिस्तान के इस एक इशू को अगर हल कर लेते हैं, उनकी रिकग्निशन भी मैं आपको बताऊं हो जाएगी, उनके लिए जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो भी हो जाएंगे, जो कॉरिडोर्स वगैरह हैं, CPEC वगैरह है, वो तक उस तक एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते, आई एम टेलिंग यू, मेरा ख्याल है कि अफगान तालिबान की जो सर्वाइवल है, दैट इज एट स्टेक।
सही है। इफ्तिखार फिरदौस साहब, कितना बड़ा नुकसान इस कल के एपिसोड के अंदर जो और आज सुबह भी जो हुआ सारा कुछ, उसमें कलदम जो टीटीपी है, जो फितनल ख्वारिज है, उसको पहुंचा है। ज़ाहिर है जो अफगान तालिबान की पोस्टें थी उस साइड पे, उन्हें तो नुकसान पहुंचाया गया है, लेकिन साथ साथ जो पाकिस्तान ने बड़ा फ़ायदा उठाया इस अपॉर्चुनिटी से, वो ये था कि हमने जो ठिकाने थे, लॉन्च पैड्स थे फितनल ख्वारिज के, उन्हें बड़ा प्रिसाइजली हमने हिट किया जाके। कितना डैमेज उन्हें हुआ है इस लड़ाई के अंदर? देखिए, सुबह से कम्युनिकेशंस हैं जिसमें अंदाज़ा है कि बहुत सारे जो उनकी तश्कीलें बॉर्डर पर जो है वो पड़ी हुई थी, उनके साथ जो है वो रवाबित उनके नहीं हो रहे, विच प्रिज्यूमेबली मीन्स के आइदर दे बीन ऑब्लिटरेटेड या उनके ठिकाने जो है वो ख़त्म जो है वो कर दिए गए हैं। तो ये बहुत क्लियर है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट समझता हूँ, पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स दिया है, कोई एक्टिव वॉर में हिस्सा नहीं लिया। और ISPR की स्टेटमेंट, लपातुला जवाब था ये, जिसमें हमने देखा कि उनके अवाम पे कोई किसी किस्म का अटैक ना जाए। ISPR की स्टेटमेंट बहुत क्लियर है, प्रिसाइज अटैक था, सिर्फ जो है वो अफगान तालिबान की पोस्टों के ऊपर जहां से फायर आ रहा था, और फितनल ख्वारिज के जो लॉन्च पैड्स हैं, जो उनके ठिकाने हैं, जो उनके वहां पे ट्रेनिंग कैंप्स हैं, उनके ऊपर अटैक किया गया। जो 21 पॉइंट्स लिखे हुए हैं ISPR की प्रेस रिलीज में, वो बेसिकली वो 21 पॉइंट से जिधर से फायर जो है वो बार बार आ रहा था, जिसको जो उन्होंने पकड़ लिया है। ऑब्वियसली ये पहली बार भी नहीं हुआ, इससे पहले भी ऐसे वाकयात हो चुके हैं, जिसमें फिर बाद में बैठकर जो है वो कॉमोडोर साहब ने जो है वो बात की कि जरगे के थ्रू फिर नेगोशिएशंस होते हैं और फिर कोई सेटलमेंट होगी। लेकिन ये जो दुनिया के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, और ख़ुसूसी तौर पर अफ़गानिस्तान के अंदर, ऐसा लग रहा है कि अफ़गानिस्तान जो है वो दोबारा से एक प्रॉक्सी वॉर जोन जो है वो बनने जा रहा है, और पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम बनेगा, बल्कि पूरी दुनिया के लिए जो है वो प्रॉब्लम बनते हुए जा रहा है। और चाइना के थ्रू हम जो एंगेज कर रहे थे, आपको लग रहा है कि चाइना इसमें हेल्पफुल हो सकता है? देखें, उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी है वहाँ के ऊपर। देखें, एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि चाइनीज़ बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं अफ़गान तालिबान से, और अफ़गान तालिबान ने चाइनीज़ को एक कंसिस्टेंट डिमांड जो है वो दी है कि हम पाकिस्तान के थ्रू CPEC का हिस्सा नहीं बनना चाहते। और जो चाबहार की बात उन्होंने की है इंडिया में जाकर, वो भी एक रेफरेंस है जो प्रीवियस कॉन्वर्सेशंस हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जो वाखान कॉरिडोर है वो सिंकियांग के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो और वो उसको एज अ रूट इस्तेमाल करें। और जो चाइना की एक कोशिश थी कि डिप्लोमेटिकली ये मसला हल हो, इसलिए उन्होंने अफ़गानों को जो है वो CPEC का हिस्सा बनाया ताकि यही रूट जो है वो लगे रहे और दोनों ममालिक इससे फ़ायदा उठाए। लेकिन उसमें भी हट दर्मी का मुजाहरा है। मुझे ये चीज़ें इतनी आराम से सेटल होते हुए नहीं आती। आई टोटली एग्री कि टेबल पे बैठ के जो है वो बात होनी चाहिए, लेकिन अमेरिका का रेफरेंस बगराम के हवाले से, रशिया का तालिबान को रिकग्नाइज़ करना, और ये ब्लॉक जो रशिया, इंडिया और अफ़गानिस्तान बनता हुआ आ रहा है, और बाकी दो जो बड़े सुपर पावर्स हैं उसके दरमियान में हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है, आई थिंक इस नियर फ्यूचर के अंदर, नॉट इवन लेटर फ्यूचर, नियर फ्यूचर के अंदर हमें टफ चॉइसेस करनी पड़ेगी जैसे अभी की है। जी हाँ, अरशद मौलवी साहब, फिर आगे का आपकी नज़र में क्या रास्ता है? पाकिस्तान के पास चॉइसेस ज़रा बड़ी लिमिटेड हो गई हैं, और ये लिमिटेड की गई हैं वहाँ के रवैये ने, तो अब आगे क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? हमारी क्या हिकमत अमली होनी चाहिए इस जो थ्रेट हमें वेस्ट की साइड से आ रही है? कि हमने मंतक से इनको बहुत समझाया, हमने प्यार से इनको बहुत समझाया, हमने बहुत कुर्बानियां दी, और अब ये वक्त था जिसका हमने इनको दिखा दिया कि हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की इज़्ज़त से हमारे पास क्या सलाहियतें हैं। लेकिन ये बात कभी भी पावर से हल नहीं होगी। अगर रजा के ऊपर भी बातचीत से ही बात आखिर में जानी है, तो मैं सर की बात से इत्तफाक करूंगा कि मैं बार रिपीट करूंगा कि हमने जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, स्ट्रेटेजिक वायदे किए हुए हैं, और ये मैं बात बिल्कुल तस्लीम करता हूँ, चीन इनसे खुश नहीं है, और मैं इससे प्रीवी हूँ। इन्होंने चीन को बिल्कुल डिच किया हुआ है मादनियात के चक्कर में भी, लेकिन हमें इन सारी ताकतों को बुला के इसको बिठाना चाहिए। ये इनके इंटरेस्ट में है, और ऑब्वियसली हमारे इंटरेस्ट में तो है ही। सही है। कमरान यूसुफ साहब, पाकिस्तान के पास अब चॉइसेस क्या है आइंदा के लिए? पाकिस्तान का फिर लाएअमल या फिर फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? आई थिंक पाकिस्तान की एक तो मेरे ख्याल में बड़ी क्लैरिटी है। एक तो आपकी जो स्ट्रेटजी है, क्लैरिटी होनी चाहिए, और लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल डिप्लोमेसी का ऑप्शन तो पाकिस्तान ने कभी भी दरवाजा बंद नहीं किया। लेकिन जो एयर मार्शल साहब बात कर रहे हैं, आई थिंक हमारे यहाँ बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए। लेकिन जो टीटीपी के साथ बातचीत का ताल्लुक है, जहां तक आपको पता है उनकी डिमांड क्या है, और अफगान तालिबान आपको पता है कि उनके पीछे हैं। वो चाहते हैं जो साबका कबायली इलाका है आप उनके हवाले कर दें। तो कौन ऐसा मुल्क है आजकल, तो कमजोर से कमजोर मुल्क जो है अपनी 1 इंच अगर उसके पास टेरिटरी है वो कंसीड नहीं करेगा।
मुज़ाकरात तो तब होते हैं कि जहाँ पर आप चलें, अगर उनको लगता है, जैसे एयर मार्शल साहब ने कहा कि वो भटके हुए हैं और वो कहते हैं कि जी हमें नदामत है, हम गलत पटरी पे चले गए थे, हम माफ़ी माँगते हैं, आप हमें दोबारा एक मौका दें कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें, हमारी मदद करें, हम एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं। वहाँ पर तो रियासत जो है एक रहम की अपील उनकी सुन सकती है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो अफ़गान तालिबान है और जो टीटीपी है, उनका एक लॉन्ग टर्म प्लान है। अफ़गान तालिबान, जैसे अभी बात भी हो रही थी, कि वो तो इंटरनेशनल बॉर्डर को एक फर्जी लाइन समझते हैं। तो उनका यही मानना है कि सबका जो कबायली इलाका है थ्रू टीटीपी, उनके पास जब आ जाएगा तो वो अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। जब आपके एडवर्सरी का, मैं एडवर्सरी इसलिए कह रहा हूँ जो उनके अभी एक्ट्स हैं, अगर उनका ये एजेंडा है, तो मेरा ख्याल है कि अभी फिलहाल आपको ये अप्रोच रखनी होगी कि उनको सॉफ्टन करना होगा। आप उनकी लीडरशिप को, मेरे ख्याल में टीटीपी की है, उनको डीकैपिटेट करें। सही। जब वो इस कदर कमज़ोर हो जाएँ, जो बाकी लोग रह जाएँ, तो उनको फिर आप बिल्कुल मेन स्ट्रीमिंग उनकी करनी है तो ज़रूर करें। इस मौके के ऊपर आई डोंट थिंक सो कि हमें वीकनेस शो करने की ज़रूरत है। ऑलरेडी हमने देखें इस साल भी इतना सैक्रिफाइस किया है। हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स या शहीद हुए हैं और उसके बाद अगर आप उनके साथ रिकंसाइल करते हैं, तो इट डज़न्ट मेक एनी सेंस। सही है। इफ्तिखार फिरदौस साहब, क्या फिर रास्ता है पाकिस्तान के पास? देखें, इस टाइम पर जो इशू बनता हुआ जा रहा है, उसमें पाकिस्तान को दो बॉर्डर्स के ऊपर प्रॉब्लम बन रहा है। जी हाँ। एक इंडियन बॉर्डर और अब अफ़गान का फ्रंट भी जो है वो खुल गया है, लेकिन वो एक ही अलायंस है। आ, एक खदशा था और हम सारे फील्ड के लोग हैं, आम पाकिस्तानी भी कुछ अरसे पहले, यानी 10 साल 15 साल पहले, ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये शायद प्रॉक्सीज हैं और इस्तेमाल होते हैं वगैरह वगैरह। स्टेट ने काफ़ी काम किया है ये बयानियाँ बनाने के लिए, लेकिन अब तो चीज़ें खुल के जो है वो सामने आ गई हैं। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट के सिचुएशन जो है वो क्या है, एंड ऑब्वियसली ये सारे हॉस्टाइल हैं। ऐसे ही क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में सबसे पहले तो, एंड आई एग्री विद एयर मार्शल साहब, जो उन्होंने बात की, कौमी बयानियाँ इन टर्म्स ऑफ जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि बातचीत की जाए, वो अब उस पे कंसेंसस हमारा एक अगर इसके बाद भी प्रोविंस उठ के जो है वो ये बात करे कि हमें उनसे जो है वो बातचीत और उनको फरीक के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए, तो अब तो वो फरीक नहीं, अब वो जानिबदार है। तो ये पॉलिटिक्स जो नेशनल सिक्योरिटी के इर्द गिर्द जो खेली जा रही है, मेरे ख्याल में ये डेट्रीमेंटल है पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के लिए भी, सॉवरेनिटी के लिए भी, और हमारी नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी के लिए भी। आगे कॉन्टर्स ये होंगे कि अगर आपने इनके साथ कोई बात करनी है, वी रिक्वायर अ ह्यूज डिप्लोमेटिक पुश फ्रॉम कंट्रीज, और आई थिंक कि जो सऊदी अरेबिया और कतर की स्टेटमेंट है वो उसकी एक बेस बन सकती है। लेकिन यू रिक्वायर द बिगर पावर्स, पर्टिकुलरली यूएस, उनको लेकर, क्योंकि 70% जो है अफगान तालिबान की जो इकॉनमी है अफगानिस्तान की, वो यूएस और इंटरनेशनल फंडिंग के मरूने मेहनत है। सही है। और ज़ाहिर है बाकी उनकी जो ट्रेड वगैरह है पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी उनकी डिपेंडेंस है, जो हमारी ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तान के थ्रू उनकी जा रही है इंडिया की तरफ, वो उस पर भी हम काफ़ी ज़्यादा उन्हें, आई मीन अगर ये बंद हो जाता है तो ऑब्वियसली वहाँ पे, और ऑलरेडी डिपेंडेंस WHO ने कहा है पाकिस्तान के ऊपर, वो स्टारवेशन है। WHO ने कहा है कि ड्राउट है वहाँ पर, और तकरीबन कोई 7 से 14 लाख के दरमियान में लोग जो है वो लिवरेज पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ये लीवरेज इस्तेमाल करने के लिए आई थिंक कि एक पॉलिटिकल कंसेंसस होना पाकिस्तान में जो है अब नागजीर हो चुका है। सही है। पाकिस्तान को जो है एक बेहतर रास्ता आइंदा के लिए अडॉप्ट करना होगा, चूंकि थ्रेट जो पहले भारत की जानिब से थी, अब वो भारत ही की थ्रेट है, लेकिन वो अफगानिस्तान के रास्ते भी पाकिस्तान जो है वो फेस कर रहा है। बहुत शुक्रिया अरशद मलिक साहब आपका, कमरान यूसुफ साहब आपका, और इफ्तिखार फिरदौस साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और अहम इशू पर बात होगी, बार साथ रहेगा। वेलकम बैक। अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ जरहियत की गई, पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया उसका, और आइंदा के लिए भी इसी अज़्म का इजहार किया गया है कि पाकिस्तान दोबारा अगर ऐसी कोई हरकत हुई जा रही है तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। इस एपिसोड के हवाले से कि जब अफगानिस्तान की जो बुरी हुकूमत है उसके वज़ीर ख़ारजा भारत के अंदर मौजूद हैं, अफगानिस्तान जो है वो अटैक करता है पाकिस्तान के सरहदी इलाकों के ऊपर, क्या इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक साहब। बहुत शुक्रिया अता तारिक साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि ऐसे वक्त में कि जब अफगानिस्तान की बुरी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा भारत में मौजूद हैं, एक जारियत होती है अफगानिस्तान के बॉर्डर से, पाकिस्तानी पोस्टों पर अटैक आता है, हमारे 23 जवान भी शहीद हुए, पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। क्या कहेंगे सूरत हाल पे? ये जो सारी एक थी, ज़ाहिर है एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी अफगानिस्तान की और भारत की। जी बिल्कुल, देखें, एक तो ये सोचा समझा मंसूबा था, ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि जो, और मैं इसको अफगान इंटरिम गवर्नमेंट नहीं कहूंगा,
मैं इसको तालिबान की हुकूमत कहूंगा, या क्योंकि ये बिल्कुल तालिबान की हुकूमत है और उन्हीं की सोच की अक्कास है। तो तालिबान का जो वजीर खारजा है वो भारत में बैठे और भारत में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ बयान दागे और उसी रात पाकिस्तान पर एक हमला कर दें अपनी मगरबी सरहद से, तो देखिए ये तो बिल्कुल क्लियर है कि इनके मजमूम मकासद थे, एक साजिश थी और ये पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने एक पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को वायलेट किया और पाकिस्तान ने अपना सेल्फ डिफेंस का राइट एक्सरसाइज करते हुए भरपूर रिस्पांस दिया, बड़ा टाइमली रिस्पांस दिया और फिर पूरी दुनिया ने वो मनाजिर देखे कि जब ये भागे वहां से और दौड़े तो अपनी पोस्टें छोड़ के, साजो सामान छोड़ के, सब कुछ छोड़ के भाग गए वहां से। और अता तारिक साहब, वो जो भारत से एक बयान आता है कि सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो ये भी उसी का तसलसल था जो कि वाया अफगानिस्तान सिंदूर पे जो है वो अफगानिस्तान का रंग चढ़ गया और जाहिर है हुआ तो इनका असर भी वही है जो ऑपरेशन सिंदूर 1 का हुआ था भारत के अंदर। देखिए मैं तो समझता हूँ कि पहले मशरकी सरहद से हमला हुआ, नाकाम हुआ, पाकिस्तान ने कामयाबी से उसको पसपा किया। अब मगरबी सरहद से हमला हुआ, उसको भी पाकिस्तान ने बड़ी ही कामयाबी, बड़ी ही महारत, बड़ी ही दलेरी के साथ उसको पसपा किया। तो पाक फौज ने, वो गुरिल्ला वॉरफेयर हो, वो कन्वेंशनल वॉरफेयर हो, वो प्रॉक्सी वॉरफेयर हो, सब में अपना लोहा मनवाया है और दुश्मन को चारों शाने चित करके भागने पर, पसपा होने पर मजबूर किया है। वो ऑपरेशन सिंदूर हो या ऑपरेशन तंदूर हो या कोई भी ऑपरेशन हो, वो आपके सामने है कि पाकिस्तान हैज प्रिवेल्ड। पाकिस्तान ने अपना दिफा भी किया, पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब भी दिया और अब कोई जुर्रत नहीं करेगा पाकिस्तान की तरफ देखने की। बल्कि मैं यहां तक भी कहूंगा कि अब अगर अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई और इन्होंने अपनी जगह दी टेररिस्ट को पाकिस्तान में हमले करने के लिए, तो हम अफगानिस्तान के अंदर जाके इनको मारेंगे। लेट इट बी वेरी क्लियर। और अता तारिक साहब, जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की थी, एक जोम था कि हम बड़ी ताकत है, पाकिस्तान हमारे सामने कुछ भी नहीं है। उस वक्त भी पाकिस्तान के पास एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकत का लोहा मनवाने की, भारत का गरूर हाथ में मिलाने की और अपनी प्रोफेशनलिज्म पूरी दुनिया के सामने एग्जिबिट करने की। अब भी जब ये अपॉर्चुनिटी अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को मिली है, इसका पाकिस्तान ने बड़ा भरपूर फायदा उठाया और अफगान बॉर्डर के क्रॉस जो फितना ख्वारिज के ठिकाने थे, जहां से वो पाकिस्तान के खिलाफ अपने अटैक्स जो है वो तश्कीलें बना के जो है वो वहां से भेजते थे पाकिस्तान की तरफ, उनके ठिकाने भी भरपूर तरीके से निशाना बनाए गए हैं। तो ये कितना अच्छा मौका पाकिस्तान को मिला, जो कि उन्होंने खुद ही हमें दिया कि हमने जो वहां पे करदम टीटीपी के जो ठिकाने थे, फितना ख्वारिज के जो ठिकाने थे, उन्हें भरपूर तरीके से डैमेज किया। कितना बड़ा नुकसान टीटीपी को पहुंचा है इस एपिसोड के अंदर। बल्कि समर साहब, आपकी बात से तो मैं एक स्टेप आगे जाऊंगा कि जो तालिबान हुकूमत का एक नेक्सस था दहशतगर्दों के साथ, वो भी खुल के सामने आ गया ना कि ये जॉइंट अटैक कर रहे हैं, ये तो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कर रहे हैं। और जब हलाकतें वहां पे हुई हैं और ये जहन्नुम वासिल हुए हैं, तो उसमें दहशतगर्द भी शामिल हैं जो इनकी पोस्टों पर मौजूद थे। अब दहशतगर्दों का बॉर्डर रीजन के अंदर इनकी पोस्टों पर होना असले समेत इस बात का सबूत है कि इन लोगों ने ये सारी दहशतगर्दी और ये सारी कार्रवाइयां इसकी ना सिर्फ इजाजत दी हुई थी, बल्कि ये पूरी तरह उसको सपोर्ट भी कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अल्लाह ताला ने हमें एक शानदार फतह से नवाजा है और पाक फौज ने हमेशा की तरह एक बहुत बहादुरी और बहुत दलेरी के साथ दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिया है। और इंशाल्लाह ताला अब कोई दुश्मन जुर्रत नहीं करेगा दोबारा पाकिस्तान को, पाकिस्तान की फौज को आजमाने की। और इनकी जितनी भी मजमूम मकासद हैं ये उसमें नाकाम हुए हैं और आइंदा भी ये आएंगे तो इससे 10 गुना बड़ा जवाब पाएंगे। अतार साहब, ये बताइएगा कि आगे के वाले से अब पाकिस्तान की पॉलिसी या हिकमत अमली क्या होगी। एक तो आज वाजे कर दिया गया है कि दोबारा अगर वहां से किसी किस्म की कोई भी जा रही है तो इससे भी सख्त जवाब दिया जाएगा। तो अब वैसे पाकिस्तान की हिकमत अमली होगी क्या अफगानिस्तान के वाले से? हम एट अ टाइम दो फ्रंट्स तो ज़ाहिर नहीं खोल सकते, तो क्या अब इन्हें एंगेज करने की कोशिश भी साथ होगी कि समझाया जाए कि आपका जो मुफाद है, आपके जो है आपके माली मामलात हों या दीगर हों, आपकी पाकिस्तान के साथ ही बेहतर ताल्लुकात रखने में आपका फायदा है, भारत के साथ नहीं है। क्या एंगेज करने की कोशिश भी होगी या फिलहाल ये हमारा जो वेस्टर्न फ्रंट है ये हॉस्टाइल ही रहेगा? देखिए, अभी तो ये कबल वक्त है, अब तो हॉस्टिलिटी खत्म हो गई। जब अपनी पोस्टें और साजो सामान और अपना तमाम चीजें छोड़ के भाग गए तो फिर हॉस्टिलिटी किस बात की? ये तो अब अमन कायम हो चुका है। मगर ऑब्वियसली एंगेजमेंट कभी ना कभी होगी, वो देखेंगे, बट एंगेजमेंट अब हमारी टर्म्स पे होगी। और ये दहशतगर्दी के लिए
मजीद इनकी जमीन इस्तेमाल करने की पाकिस्तान इजाजत नहीं देगा। हम इनको समझा रहे थे, प्यार मोहब्बत से कह रहे थे ये ना करें, मगर इनको प्यार की जबान समझ नहीं आ रही थी। फिर हमला भी खुद ही किया और भागे भी खुद ही। तो अब मेरा ख्याल है खुद ही आएंगे, कभी बात कर रहे हैं तो फिर देखेंगे उस वक्त। नेशनल लेवल पर एक सियासी बयानिया, एक मुतफ़िक़ा सियासी बयानिया बनाने की भी क्या कोई कोशिश होगी कि ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा से तो एक बात होती है कि वहाँ बातचीत की जाए, एंगेज किया जाए इन लोगों को, तो एक कौमी बयानिया बनाने की कोशिश भी होगी कि बयानिया पाकिस्तान का एक ही हो कि ये लोग पाकिस्तान के कभी भी हामी ना थे ना रहेंगे। हमने उनके ऊपर बहुत बड़े एहसानात किए, उनके 40,000 के करीब मुहाजिरीन को यहाँ पे होस्ट किया, हर तरह से उन्हें फैसिलिटेट किया हमने, लेकिन वहाँ से एहसान फरामोशी की गई है। तो अब जो पाकिस्तान के अंदर केपी के अंदर से एक आवाज़ उठती है उनके साथ मुफाहमत की, मुज़ाकरात की, बातचीत की, एक कन्फ्यूजन जो पैदा होती है, उसके वाले से क्या एक नेशनल लेवल पे एक बयानिया बनाने की कोशिश होगी वफाकी हुकूमत की तरफ से? क्लियर है और वज़ीर आज़म ने भी उस दिन कहा है, या आप पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेंगे या पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे, तीसरी कैटेगरी अब नहीं है। अब गुंजाइश नहीं है कि खून खराबा करने वाले, मजहब के नाम पे लोगों को शहीद करने वाले, मस्जिदों को धमाके से उड़ाने वाले, बाजारों के अंदर धमाके करने वाले, बच्चों को शहीद करने वाले और पाकिस्तान का अमन खराब करने वाले, हम कब तक लाशें उठाएंगे? अब बयानिया सिंपल है, आइदर यू आर विद पाकिस्तान और यू आर अगेंस्ट पाकिस्तान, तीसरी कैटेगरी इसके अंदर नहीं है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जितनी कुर्बानियां हमारे फौजी अफसरान, जवानों, हमारी सिविलियंस ने, पुलिस ने, सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों ने, हमारे बच्चों तक ने कुर्बानियां दी हैं, तो अब इंतजार किस बात का है? केपी हुकूमत, जो पीटीआई के कुछ लोग हैं, उनकी मिली भगत है इल्लीगल स्पेक्ट्रम के हवाले से कि उनको मुनाफा आता है टिम्बर का, टोबैको का, ड्रग्स का, ऑयल का, कुछ और ऐसी अशिया हैं। आप देखिए कि जब धमाका होता है, नॉन कस्टम पेड गाड़ी है जी, एनसीपी की प्लेट लगी, पूरे मुल्क में मुझे बताएं कोई ऐसा जगह है जहां पे आप एनसीपी की प्लेट लगा के फिर सकें कि जी नॉन कस्टम पेड गाड़ी है, प्राउडली फेर रहे हैं उसके ऊपर? 12 साल से तरीके इंसाफ की हुकूमत है, गाड़ियां रजिस्टर नहीं कर सके, वही नॉन कस्टम पेड गाड़ियां इस्तेमाल होती धमाकों के अंदर। तो दे विल हैव टू पुट देयर हाउस इन ऑर्डर, वरना फिर इनको बहुत ज्यादा मजामत का सामना करना पड़ेगा। अब जाहिर है सूबे के अंदर तो तब्दीली लाई गई है खान साहब की वजह की तरफ से, सिर्फ इस वजह से कि वो ऑपरेशंस में वफाकी हुकूमत का साथ दे रहे थे, इदारों का साथ दे रहे थे, और जो उनकी बाकी पॉलिसी थी, खान साहब का जो विजन था इसमें दहशतगर्दी के वाले से कि बातचीत की जाए, एंगेजमेंट की जाए, उस पर गढ़ापुर साहब उस पर विजन पे नहीं आते, बल्कि वो सपोर्ट दे रहे थे ऑपरेशंस में। तो अब नया वज़ीर आला लाया जा रहा है जिसकी सोच जो है वो वफाकी हुकूमत की या इदारों की सोच के बिल्कुल बरक्स है, तो वो बनने दिया जाएगा वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब को, या कोशिश की जाएगी कि उनका रास्ता रोका जाए, जो आपने भी कहा था कि उनके रास्ते हैं? देखिए, बिफोर हम कुछ करें, मुझे तो लगता है इनका अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है। इन्होंने अभी तक बंदे क्यों नहीं शो किए? क्योंकि इनकी अपनी लड़ाइयां और डिवीजन, वो जो 5-6 ग्रुप बने हुए हैं और ये आपस में एक दूसरे पे तनकीद कर रहे हैं, तो मुझे तो लगता है इनके पास तो अपनी मेजॉरिटी कोई नहीं है। और खान साहब ने जो गलती की थी जब इन्होंने पंजाब हुकूमत खत्म की थी, परवेज राय की उस वक्त, और इन्होंने कबल अज वक्त पंजाब असेंबली तोड़ दी थी, और इन्होंने यही काम यहाँ पे किया है कि कबल अज वक्त एक इस्तीफा ले लिया है और नीचे मेजॉरिटी चेक नहीं की कि नीचे मेजॉरिटी भी है कि नहीं है, और नए कैंडिडेट के पीछे पूरी पार्टी खड़ी है कि नहीं खड़ी। यही होता है जब आप पार्टी एक फर्दे वाहिद की बिल्कुल उसकी स्वाबदीद पे छोड़ते हैं और उसे कहते हैं कि बगैर ज़मीनी हक़ाइक़ पार्लिमानी पार्टी के इजलास पे तो बंदे उनके कोई 74 से 78 के करीब उनके मौजूद थे, नंबर तो पूरे उनके पास जो है अतातार साहब वो क्लेम कर रहे थे, तो नहीं है ना नंबर 92 वो क्लेम कर रहे थे। और जब ऐसी मामलात हो तो पार्लिमानी पार्टी तो पूरी स्ट्रेंथ शो करती है। तो आपके पास तो मालूमात क्या है, कितने बंदे शॉर्ट हो सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, ये मुझे तो मालूमात नहीं है, मेरा तो पॉलिटिकल हंच है एज अ सियासी वर्कर कि इनके पास ऑब्वियसली इनको मुश्किलात का सामना होगा। यानी सादा अक्सरियत आप कह रहे हैं सुहेल अफरीदी साहब हासिल नहीं कर पाएंगे? मुझे लगता है यही है, एज अ पॉलिटिकल वर्कर ये मेरी जाती राय है, आगे क्या होता है अल्लाह जानता है। वैसे तो वो आज मुस्लिम लीग नून को भी इंगेज कर रहे हैं बिला मुकाबला लाने के लिए सुहेल अफरीदी साहब को। हजारों ख्वाहिशें ऐसी समर साहब, अब देखते हैं क्या बनता है, मगर मेरा हंच यही है कि इनके लिए बड़ी मुश्किलात होंगी और पार्टी की डिवीजन, लड़ाई और तकसीम की वजह से ये कोई कंसेंसस वहां पे पैदा नहीं कर सके। मुश्किलात होने की सूरत में तो फिर अपोजिशन का वज़ीर आला भी आ सकता है। देखिए, मैं इस पे कुछ नहीं कर सकता, बहुत कबल अज़ वक्त है, बट तरीके इंसाफ जरूर मुश्किलात का शिकार है केपी के। तरीके साहब मुश्किलात का शिकार है। बहुत शुक्रिया अता तारिर साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी वज़ीर इत्तलात अता तारिर साहब की। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में, बात भी करेंगे कि वहाँ क्या तैयारियाँ हैं वज़ीर आला के इलेक्शन के हवाले से, क्या नंबर गेम तो उनके हक में है, लेकिन क्या मेक श्योर कर पाएंगे कि उनके बंदे पूरे जो हैं वो वोट डालने के लिए पहुँचे भी, और तमाम बंदे जो हैं वो सुहेल अफरीदी के हक में वोट भी डालें। लेकिन उससे पहले एक और बड़ा चैलेंज जो है वो आईनी और कानूनी है कि जो इस्तीफ़ा है वो मंजूर होता है नहीं होता, उससे पहले इलेक्शन हो सकता है नहीं हो सकता। इस पर मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब के लिए कल सुबह 10 बजे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुलाया गया है, लेकिन अब तक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने जो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर-ए-आला थे उनका गंडापुर साहब का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया, और कल भी इस हवाले से इतलात आ रही है कि शायद इस्तीफ़ा सुबह 10 बजे तक तो कम अज़ कम मंजूर शायद ना हो पाए। तो उस सूरत में जो अपोजिशन है KP की, वो एक पटिशन भी गालिबन तैयार कर रही है। इतलात इस तरह की आ रही है कि पटिशन 10 बजे से पहले चली जाएगी पेशावर हाई कोर्ट में कि जब एक वज़ीर आला ओहदे से इस्तीफ़ा मंजूर हो के सुबकदोश नहीं हुआ तो उसके होते हुए एक और वज़ीर आला का इंतखाब कैसे हो सकता है। तो एक नई लीगल जंग भी जो है वो सूबे के अंदर शुरू हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर भी क्या इस तमाम सूरत हाल के अंदर अपने वज़ीर आला को मुंतखब कर लेगी? नंबर गेम के हवाले से तहरीक इंसाफ के पास नंबर गेम तो क्लियर है, लेकिन इंडिपेंडेंट होने की वजह से जो हुकूमत है वो कह रही है कि शायद तहरीक इंसाफ अपना नंबर पूरा ना कर सके। क्या होगा कल बात करने में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब। बहुत शुक्र अली मोहम्मद खान साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। कॉन्फिडेंट है कि सुहेल अफरीदी साहब को मुंतखब करवा लेंगे हर सूरत में? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। समर अब्बास साहब, होना चाहिए, इसमें कोई अमर माने ना है, इसमें ना होना चाहिए। एक जमात का प्रेरोगेटिव है उसके चेयरमैन का या जमात का कि वो अपना चीफ एग्जीक्यूटिव, अगर उसके पास अददी अक्सरियत है तो उसको तब्दील करे। माजी में ऐसा होता रहा है, कौमी असम्बली में होता रहा है, सूबों में होता रहा है, तो पहली बार तो नहीं है। अब इसमें जो एक लीगल या पॉलिटिकल इशू बनाया गया गैर जरूरी, उस पर आगे बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल में उससे मुल्क का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि अगर एक जमात को और एक लीडर को मैंडेट है, उनका राइट है, वो जिसको भी उस जमात में से, अगर उस पर कोई लीगल इम्प्लीकेशंस नहीं है। सुहेल जो है वो एक एजुकेटेड लड़का है, लीगल एक मामला है, एक यहाँ तक जरूर बन रहा है, जाहिर है। देखें ना, वो भी एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है कि गवर्नर के पास इस्तीफा आता है, वो इस्तीफा मंजूर किया जाता है, उसके बाद फिर एक नए वज़ीर आला का इंतखाब अमल में लाया जाता है। जो एक लीगल बहस है उसमें तो ये कहा जा रहा है कि जब अगला वज़ीर आला गंडापुर साहब अभी तक सुबकदोश नहीं हुए, वो उस वक्त तक सुबकदोश नहीं हो सकते जब तक गवर्नर उनका इस्तीफा मंजूर ना कर लें। तो नए वज़ीर आला का इंतखाब अगर आप सुबह 10 बजे कर भी लेते हैं तो शायद उस पर भी उसकी जो कानूनी हैसियत है उसके ऊपर सवाल उठेगा, लीगैलिटी के ऊपर। समर साहब देखें, 130(8) जो है, आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 8 तो बड़ा क्लियर है, पढ़ देता हूं आपके सामने। लेकिन द चीफ मिनिस्टर मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द गवर्नर रिजाइन हिज ऑफिस। अब इसमें कोई आगे कोई कदगन नहीं है कि गवर्नर साहब मंजूर करेंगे तो होगा, कब करेंगे, कर सकते हैं, नहीं कर सकते। द मोमेंट ही टेंडर्स इट एंड डिलीवर्स इट टू द गवर्नर्स ऑफिस, अगर डिलीवर नहीं है, लेकिन असेंबली के रूल्स जो हैं वो ये कहते हैं कि जब तक इस्तीफा, वो जो प्रोसीजर वहाँ पे लिखा गया है कि वज़ीर आला इस्तीफा देगा, गवर्नर उस पर दस्तखत करेगा, पहले वो बुला के पूछेगा, किसी प्रेशर में तो नहीं दे रहे, वो एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद फिर स्पीकर को जो है वो कहा जाता है कि आप नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए जो है वो प्रोसेस शुरू करें। तो यहाँ भी अगला इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ और नए के लिए प्रोसेस शुरू कर दिया गया है, सुबह इलेक्शन हो भी जाएगा। तो एक जाहिर है रुकावट तो डालने की कोशिश की जा रही है। अल्दो गंडापुर साहब जुबानी भी कह चुके हैं कि मैं मुस्तफ़ी होता हूं, वो लिखकर इस्तीफा दे भी चुके हैं, लेकिन एक जो प्रोसीजर है वो बहरहाल फॉलो तो करना पड़ेगा, वरना अदालत के अंदर मामला लटक जाएगा। देखिए, जिस तरह के हालात हमारे सूबे में हैं और जो हालात कल रात से बने हैं अफगानिस्तान के साथ, मैं तो समझता हूं कि जो हमारे गवर्नर साहब हैं वो भी हमारे सूबे से हैं, पीपल्स पार्टी से हैं, कि हमारे भाई हैं और उसी जिले से हैं जहां से अली अमीन खान हैं, और उनको मेरे से ज्यादा अच्छी तरह पता है कि इन हालात में सुबह 24 घंटे तो छोड़े, 24 मिनट भी चीफ एग्जीक्यूटिव, एक्टिंग चीफ एग्जीक्यूटिव जो प्रैक्टिकली बैठा हो कुर्सी पे और परफॉर्म कर रहा हो, उसके बगैर रखना, ये अपने सूबे से और अपने मुल्क और अपने अवाम से बहुत बड़ी ज्यादती है। तो मैं समझता हूं कि कुंडी साहब जो हमारे गवर्नर हैं, बड़े समझदार आदमी हैं, पॉलिटिकली मैच्योर आदमी है, कोई आम आदमी नहीं है। डिप्टी स्पीकर रहे हैं माजी में, मंजे हुए आदमी हैं, तो उनको मैं नहीं समझता कि किसी भी ऐसी चीज का हिस्सा बनना चाहिए। लेट द ड्यू कोर्स, लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स, और उनको अपने सूबे का उसी तरह ख्याल रखना चाहिए। हालांकि उनके पास मैंडेट नहीं है, लेकिन है तो इसी सूबे के, और अल्लाह ने उनको एक इज्जत दी है। मेरे ख्याल में उनको इसको मजीद डिले नहीं करना चाहिए, और जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो। और कल
चार्ज ले ले सुहेल। और मैं आज शाम को भी इस पे एक बात की कि सुहेल आफरीदी ने जो है अपना पेशावर में बैठ के कौन सा जो है गौरी मिसाइल फायर करना है इस्लामाबाद पे, जो सारे लोग डरे हुए हैं। भाई वो एक नौजवान आदमी है, एक, और ऐसा नहीं है कि कोई घर से किसी खान नवाब के बेटे को उठा के बैठा रहे हैं, कोई सोने का उसने चमचा मुंह में लिया हुआ है। वो छोटा सा लड़का था, यंग स्टूडेंट था, जब वो इमरान खान के साथ पिछले पता नहीं कब से, मेरे से तो बहुत सीनियर है पार्टी में, वो तो है, उम्र में मेरे से क्या बहुत कम। तो क्या अली मुमताज साहब, ये जो कानूनी पेचीदगियां हैं, इनके होते हुए हर सूरत में सुबह 10 बजे जो है वो वज़ीर-ए-आला का इलेक्शन करा दिया जाएगा, या फिर इंतजार किया जा सकता है कि गवर्नर की तरफ से इस्तीफा मंजूर हो, दस्तखत हो जाए, उसके बाद फिर आप इस इलेक्शन को डिले भी कर सकते हैं, या जाएंगे सुबह फिर इलेक्शन के लिए? इंशाल्लाह हमारी तैयारी कंप्लीट है। ज्यादा एग्जैक्ट पॉइंट बाय पॉइंट मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं यहाँ पे बात करूं, क्योंकि उसको सूबाई सदर और वहाँ की सूबाई क़यादत इसको देख रही है। इसी वजह से हम यहाँ इस्लामाबाद से इसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहे। वो इसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करें, अच्छे तरीके से देख रहे हैं, जो मुनासिब होगा कल फैसला कर लिया जाएगा। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि 1992 में खान साहब ने वर्ल्ड कप जीता था, और क्या एक अजीब बात है कि 92 ही का मैजिकल फिगर आज है हमारे पास, और वो इंटैक्ट है। वो पूरा कर लेंगे, बाद में वोट पूरे पड़ेंगे, आप कॉन्फिडेंट हैं? क्योंकि असल मसला तो यही है, कुछ देर पहले अता तारड़ साहब हमारे प्रोग्राम में ये बात कर रहे थे कि वो ये कह रहे थे कि मुझे नहीं लग रहा कि तहरीक इंसाफ अपनी नंबर गेम जो है वो सिक्योर कर पाएगी सूबे के अंदर। बड़ी अच्छी बात आपने की है। अता तारड़ मेरा छोटा भाई है, वो अपनी तरफ से सही बात कर रहा है। क्यों? वो इसलिए सही बात कर रहा है कि जो वोट लेके नहीं आते उनको क्या लगे कि अवाम क्या कहती है। यहाँ जो 92 के 92 हैं, ये फॉर्म 45 पे आए हैं। इनको पता है कि इन्होंने वापस अवाम के पास जाके वोट लेने जाना है। अगर इन्होंने इमरान खान साहब से, मैं कहता हूँ एक भी ऐसा नहीं है, एक भी ऐसा नहीं है, लेकिन अगर कोई एक भी है जो तारड़ साहब की बात से खुदा न खास्ता माज़अल्लाह गुमराह हो रहा है, तो वो फिर अपने हल्के में जा नहीं पाएगा। तो फॉर्म 47 में तो हम आ नहीं सकते। चले जब कभी अता तारड़ साहब बहुत शुक्रिया अली मुमताज साहब, आपने वक्त दिया। कल इलेक्शन है वज़ीर-ए-आला का, देखते हैं तहरीक इंसाफ गवर्नर की जानिब से इस्तीफा मंजूर ना होने की सूरत में इस इलेक्शन को डिले करती है, या इलेक्शन वक्त पर होता है। एक नई कानूनी बहस भी जो है इस पर छिड़ सकती है अगर गवर्नर की तरफ से मंजूरी के से पहले ही अगर वज़ीर-ए-आला का इलेक्शन करवा लिया जाता है। आज के शो में इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।